या सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जहाँ तक आज का सेशन है हमारा सेक्शन नंबर 5 ऑनवर्ड्स वी हैव टू स्टार्ट ऑन। सेक्शन नंबर 4 तक हम लोगों ने कल डिस्कशन कर लिया था। सेक्शन नंबर 5 से लेके प्रोबेबली सेक्शन नंबर 25 तक जो है कोशिश करते हैं आज इसको कवर करने की। ठीक है, शेयर माय फाइल। Is my screen is visible now? ठीक है, सो शुरू कर रहे हैं। ठीक, स्क्रीन मेरे ख्याल से विजिबल है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से इशू हो जाएगा। ठीक है, सो देखो सेक्शन नंबर 1 से लेके 4 तक जो थे वो बेसिक थिंग्स थी कि what is the territorial extension of the TPA, whether the TPA is a consolidated law or not, TPA का जो सब्जेक्ट मैटर है इस पे कानून कौन बना सकता है। सो yesterday we have discuss कि concurrent list में जो है it is mentioned और वहां पे मतलब स्टेट और यूनियन दोनों अपनी अकॉर्डिंगली जो लॉ की लेजिस्लेशन है वो कर सकते हैं। एज वी हैव द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर स्टेट्स को अमेंडमेंट करनी है स्टेट्स अमेंडमेंट कर सकता है। सेक्शन नंबर 2 के अंदर देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको सेविंग क्लॉज के तौर पे रखा गया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है बेसिकली ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज की बात करता है, बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसफर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ और ट्रांसफर बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, तो वहां पे हमारा टीपीए जो है उस पे रेगुलेशंस नहीं करता है। लेकिन टीपीए के अंदर दो जगह सेक्शन नंबर 57 और चैप्टर नंबर 4 के अंदर द ट्रांसफर इज नॉट बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज बट स्टिल द टीपीए इज रेगुलेटिंग सच काइंड ऑफ ट्रांसफर्स। उसी के साथ साथ सेक्शन नंबर 4 में जो है हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट रखा गया है कि जनरली तो हम टीपीए को फॉलो करते हैं, लेकिन टीपीए इज टू बी सप्लीमेंटेड विद द रजिस्ट्रेशन एक्ट। एंड कोई भी चीज अगर टीपीए के अंदर एक्सप्लेन्ड नहीं है तो हम उसका मीनिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठाते हैं। सो दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीपीए। इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। देखो चैप्टर नंबर 2 में ब्रॉडरली वी कैन से कि हमारे पास दो हिस्से हैं। ठीक है, एक आपका सेक्शन नंबर 5 से लेके 34 तक काम करता है एंड द अदर एरिया इज रेगुलेटिंग दैट इज ऑनवर्ड सेक्शन नंबर 38। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 से लेके 37 तक है ना, 5 से लेके 38 तक आप कह लें तो एक एरिया है, और 39 ऑनवर्ड्स देयर इज अ डिफरेंट एरिया। सो ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि क्या क्या चीजों की रेगुलरिटीज जो है वो देखी जाती है। ठीक है, इफ आई मेंशन ओवर हियर जस्ट just hold on for a few seconds. देखो सेक्शन नंबर, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 37 तक। ठीक है, और सेक्शन नंबर 38 से लेके सेक्शन नंबर 53 कैपिटल में, इन दोनों में अलग अलग चीजों की बात है। ये जो 5 to 37 का एरिया है, इट इज कवरिंग बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज मूवेबल एज वेल एज
immovable properties, ये दोनों को कवर करता है. बट व्हेन इट कम्स टू सेक्शन नंबर 38 ऑनवर्ड्स टिल सेक्शन नंबर 53 कैपिटल ए, तो ये सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए ही रखा गया है. ठीक है, तो एक बेसिक सा डिफरेंस है. आपको पूछ सकते हैं कि सेक्शन नंबर 35 जो है वो किस तरह की प्रॉपर्टीज की बात करेगा, तो इट डील्स विद बोथ मूवेबल इमूवेबल. 37 तक सारे सेक्शंस जो है वो सारी तरह की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 38 के ऑनवर्ड्स जब हम चले जाते हैं और 53 कैपिटल ए तक सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज को रेगुलेट किया जा रहा है. मूवेबल प्रॉपर्टीज यहाँ पे रेगुलेट नहीं की जाएंगी. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है. द एग्जामिनर कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया. इसलिए चैप्टर नंबर 2 सेकंड को दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा गया है. द फर्स्ट पार्ट इज दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल. इसी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया कि आपको एक जनरली एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन कहां पे है. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो हमारा सेक्शन नंबर 3 के अंदर डिफाइंड नहीं है, रेदर इट इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की जनरल डेफिनेशन क्या है? ठीक है, अगर हम उसके कीवर्ड्स को देखें, सो इट इज रिटन दैट बाय द एक्ट ऑफ द लिविंग पर्संस. ठीक है, तो लिविंग पर्संस मस्ट बी देयर. द प्रॉपर्टी इज बीइंग कन्वेड. ठीक है, कन्वेंस मींस आपने एक व्यक्ति से प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को दी है. द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. सो इट इज नॉट अबाउट द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन आपका जो कन्वेंस है, जो आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरेस्ट, वो या तो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, एग्जीक्यूटेड है, या फिर एग्जीक्यूटरी है, या फिर दैट पर्टिकुलर थिंग इज टू बी डन इन फ्यूचर. ठीक है, तो दो चीजें हैं, either it is the transaction is taking place presently or the transaction will take place in future. ठीक है, तो दोनों तरह की कन्वेंस जो है सेक्शन नंबर 5 जो है वो अलाउ करता है. किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? टू वन और मोर अदर लिविंग पर्संस. तो ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, रेदर देयर कैन बी मोर देन वन ट्रांसफरी, और द पर्सन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ आल्सो, और ही कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू मोर देन वन लिविंग पर्संस एंड टू हिमसेल्फ. ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एक कंपनी में ओनर है एंड दैट पर्सन इज ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ. ठीक है, तो दैट इज आल्सो बीइंग रेगुलेटेड बाय सेक्शन नंबर 5. और अगर एक व्यक्ति प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति को दे रहा है या एक से ज्यादा लोगों को दे रहा है, तो एवरीथिंग इज बीइंग रेगुलेटेड. इसी के साथ साथ लिविंग पर्सन में कौन कौन आएंगे? सो इट इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. तो कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है डजंट मैटर. इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन, so that is not important, but these three things, that is the company, association of persons and the body of individuals, इन तीनों को ही लिविंग पर्सन जो है टीपीए के अकॉर्डिंगली माना गया है. सवाल आ जाता है कभी कभी कि टीपीए के अकॉर्डिंगली कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है? ज्यूरिस्टिक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, या एक लिविंग पर्सन है. तो हम टीपीए के अकॉर्डिंगली इनको क्या मानते हैं? These are to be called as the living persons. ठीक है, इसके साथ साथ इसी में आगे एक सेविंग क्लॉज रखा गया है. सेविंग क्लॉज कह रहा है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक लॉ कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टीज की ट्रांसफर की बात करता है स्पेसिफिकली, जैसे हमारे पास कंपनीज एक्ट है, so that is specifically dealing with the companies. We have the partnership law that is dealing with the partnership of the persons. तो वो एक स्पेशल लॉ है. उस स्पेशल लॉ के अंदर जो भी प्रोविजंस रखे गए हैं, टीपीए उनको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए सेविंग क्लॉज आ गया. बट नथिंग हियर इन कंटेन shall affect any law for time being in force relating to the transfer of property to or by the companies, association of persons or body of individuals. तो अगर कंपनीज ट्रांसफर कर रही हैं या फिर कंपनीज को कोई प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, बोथ कैन बी रेगुलेटेड बाय दैट पर्टिकुलर लॉ, तो हमारा टीपीए उसको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा. लेकिन टीपीए के अकॉर्डिंगली कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो एक लिविंग पर्सन मानी जाती है. जरूरत नहीं है कि उसका इनकॉर्पोरेशन, दैट इज द रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रखा हो. इसी के साथ साथ कल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमारे सेक्शन नंबर 2 के अंदर सेक्शन नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4 में लिखा गया ना दैट एक्सेप्ट इन सेक्शन नंबर 57 एंड चैप्टर नंबर 4 ऑफ द टीपीए द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज है, सिर्फ उसी को टीपीए रेगुलेट करेगा. रेदर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, उनको टीपीए अफेक्ट नहीं करता है. लेकिन
अगर आप सेक्शन नंबर 5 देखें तो सेक्शन नंबर 5 के ऊपर जो हेडिंग लिखा गया है दैट इज ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है, ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, दैट इज आल्सो टू बी कॉल्ड एज द ट्रांसफर इंटर वाइवर्स, ठीक है। व्हेन द ट्रांसफर इज इंटर वाइवर्स इट मींस द ट्रांसफर इज बिटवीन द लिविंग पर्संस, ठीक है, लिविंग पर्संस के बीच में जब ट्रांसफर होता है तभी टीपीए उसको जो है रेगुलेट करेगा। तो सवाल कभी कभी उठता है कि सेक्शन नंबर 57 और चैप्टर नंबर 4 जो है वो किस प्रोविजन की एक्सेप्शन बनता है, तो इट इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 5 कह रहा है ट्रांसफर बिटवीन द लिविंग पर्संस, ट्रांसफर इंटर वाइवर्स की बात करता है, लेकिन वहीं पे चैप्टर नंबर 57 सेक्शन नंबर 57 और चैप्टर नंबर 4 जो है वो ट्रांसफर इंटर वाइवर्स नहीं है, वो ट्रांसफर बिटवीन द लिविंग पर्संस नहीं है, बट स्टिल टीपीए इज रेगुलेटिंग दैट, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। सो इसके इसी के नीचे एक शॉर्ट नोट लिखा हुआ है, द स्कोप ऑफ द टीपीए इज लिमिटेड टू द ट्रांसफर इंटर वाइवर्स, a will operates after the death of a person, thus it is excluded as per the last line of section number 2 chapter 2 shall not affect any rule if the Mohammedan law is there, ठीक है। और एक साथ में और एक्सेप्शन था कि चैप्टर नंबर 2 में लिखी गई कोई भी चीज मोहम्मदन लॉ को अफेक्ट नहीं करेगी, तो दैट इज आल्सो एन एक्सेप्शन। And as per section number 5, an exception to the general rule has been carved out and a person is empowered to transfer the property to himself also. And section 137 provides that nothing in chapter 8 shall of TPA shall apply to the transfer made under the negotiable instruments. तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में जब सेक्शन नंबर 137 डिस्कस करेंगे वहां पे मैं इसको कोरिलेट कर दूंगा सेक्शन नंबर 8 के साथ। लेकिन अब सेक्शन नंबर 8 में क्या है कि जब भी आप प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉपर्टी के साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे आप मनी ट्रांसफर कर रहे हो तो मनी के साथ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। सो सेक्शन नंबर 8 इज ऑन दैट पर्टिकुलर व्यू, और सेक्शन नंबर 8 का सेक्शन नंबर 137 के साथ एक कोरिलेशन है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हमें रिलेट करना पड़ता है। लेकिन इसको अगर आप 2 मिनट के लिए ना भी यहाँ पे डिस्कस करें बिकॉज इट इज टू बी सीन टुगेदर विद सेक्शन नंबर 8 एंड 137, बट येट सेक्शन नंबर 5 के अंदर जो कॉन्सेप्ट रखा गया है, ठीक है, दैट इज डीलिंग विद 3 थिंग्स। नंबर 1 इज द ट्रांसफर इंटर वाइवर्स। कैन अ पर्सन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ? द आंसर इज यस। What are the living persons? तो a human being is the living person, but along with that a company, an association of person और body of individuals जो है incorporated or not doesn't matter, ये भी living person माने जाएंगे। सेक्शन नंबर 5 की एक्सेप्शंस क्या हैं? तो सेक्शन नंबर 57 और चैप्टर नंबर 4 जो है सेक्शन नंबर 5 का एक्सेप्शन माना जाता है, ठीक है, इनका ध्यान रखना है। और दूसरी चीज कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर लिखी गई कोई भी चीज मोहम्मदन लॉ को अफेक्ट नहीं करेगी, तो ये ऑलरेडी सेक्शन नंबर 2 के अंदर पहले से ही एक्सेप्शन जो है वो रखा गया है। इसके साथ साथ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोविजन दैट इज सेक्शन नंबर 6। देखो सेक्शन नंबर 6 कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो सकती है, कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो अगर आपको ये सवाल आता है दैट व्हिच प्रोविजन ऑफ टीपीए स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी जो है टीपीए के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर की जा सकती है, कौन से प्रोविजन में लिखा है? द प्रोविजन इज सेक्शन नंबर 6 इटसेल्फ, बिकॉज़ सेक्शन नंबर 6 का जो ओपनिंग एरिया है वो यही कहता है दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर, मतलब किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है टीपीए के अंदर किया जा सकता है। लेकिन यहीं पे कुछ एक एक्सेप्शंस रखी गई हैं। अगर मैटर एक्सेप्शंस में चला जाएगा तो वहां पे आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज जनरल प्रिंसिपल दैट प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड इज आल्सो रिटन इन सेक्शन नंबर 6 एंड प्रॉपर्टीज व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इज एन एक्सेप्शनल एरिया ऑफ सेक्शन नंबर 6, जिसमें सेक्शन नंबर 6 के अंदर जो फर्स्ट एक्सेप्शन है दैट इज अ चांस ऑफ एन हायर अपीरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, कि एक व्यक्ति जो है वो अभी डिसीज्ड एक व्यक्ति जो है वो नहीं हुआ है, व्यक्ति की डेथ नहीं हुई है, तो जब तक किसी की डेथ ना हो उसका कोई लीगल हायर नहीं होता है, ठीक है। डेथ के बाद लीगल हायर्स होते हैं। तो अगर एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास चांस है लीगल हायर बनने का और मैं ये व्यक्ति अगर मर जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी को सक्सीड कर जाऊंगा, सो दैट इज बेसिकली चांस ऑफ हायर रेकरेंट। तो आप वो जो चांस है ना, दैट चांस कैन नॉट बी ट्रांसफर, ठीक है। इफ अ पर्सन इज हैविंग अ चांस ऑफ एन हायर अपीरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, so he cannot transfer that chance to the other person, that if I get this property then you will be the owner of this, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, a chance of a relation obtaining legacy on the death of a kinsman,
ठीक है। किन्समैन मतलब कि एक प्रॉपर्टी का मालिक है, उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी की लीगेसी जो है बाय द चांस ऑफ रिलेशन जो है आपको डिवॉल्व हो सकती है। जैसे आपको ये लगता है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद अपनी विल जो है उसमें अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर जाएगा, तो दैट इज अ चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग लीगेसी। एक व्यक्ति के पास चांसेस हैं कि उसको किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो ये जो चांस है ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। एंड द थर्ड वन इज एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटीज हमें दिखती है, जैसे मान लो लॉटरी टिकट्स है या अदर थिंग्स लाइक दैट, जिसमें आपको सिर्फ एक चांस है कि आपको कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, सो दैट चांस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। सेक्शन नंबर 6 कह रहा है दैट चांस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 43 जब हम लोग डिस्कस करते हैं, सो देयर इज अ ग्रेव डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। सेक्शन नंबर 43 और सेक्शन नंबर 6 में छोटा सा यहाँ पे एक कोरिलेशन एस्टैब्लिश अगर करूं, तो सेक्शन नंबर 43 में जो प्रिंसिपल है वो इस तरह से है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए एक सन है, उसने फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन करके किसी व्यक्ति के साथ ट्रांसफर करने का एक एग्रीमेंट कर लिया, एक प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में उसकी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? सेक्शन नंबर 43 का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कोरिलेट करता है सेक्शन नंबर 6 और 43। सेक्शन नंबर 43 के अंदर आपने एक फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन किया सामने वाले को, और उसके आधार पे आपने सामने वाले को एक ऐसी प्रॉपर्टी देने का एग्रीमेंट किया, यू आर प्रोफेसिंग टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू अ पर्सन विच इज नॉट यूअर्स, एंड अल्टीमेटली क्योंकि आपने फ्रॉड किया है, तो क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो ही नहीं, तो वो ट्रांसफर हो नहीं सकते, इट कैन नॉट ऑपरेट। बट सब्सिक्वेंटली आपको उस प्रॉपर्टी पे अगर टाइटल मिल जाता है, ठीक है, बिकॉज मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति ने अपने फादर की प्रॉपर्टी फादर के जीते जी जो है फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन करके बेचने की कोशिश करी, ठीक है, सो दैट इज बेसिकली समथिंग Yes, so we were discussing the third part of section number 6 clause number 8, that is if there is any other possibility of the like nature। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 43 के साथ में इसका कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा था कि अगर एक व्यक्ति ने फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन करके एक प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट किया है, तो वो ट्रांसफर ऑपरेट नहीं हो सकता। लेकिन अल्टीमेटली बाद में अगर वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है, जैसे मान लीजिए एक सन ने अपने फादर के जीते जी फादर की प्रॉपर्टी बेच दी, उसका एग्रीमेंट किया है, तो वो ट्रांसफर तो ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन बाद में फादर के डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी सन को अगर मिलती है, सो नाउ द पर्सन इज सब्सिक्वेंटली गेटिंग एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, और अब जो है सेक्शन नंबर 43 कहता है कि ये ट्रांसफर ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 43 के अंदर जो पहला जो प्रिंसिपल रखा गया है कि वहां पे एक फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन बाद में व्यक्ति को सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो तो ट्रांसफर ऑपरेट कर जाएगा। लेकिन सेक्शन नंबर 6 में डिफरेंस क्या है 43 के साथ, कि यहाँ पे एक व्यक्ति चांस को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, चांस को ट्रांसफर कर रहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी का मालिक मैं बना तो ये प्रॉपर्टी फिर मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। सो द अदर पर्सन जिसको आप ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आप पे फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशंस नहीं कर रहे हैं, रेदर यू आर मेकिंग इट वेरी क्लियर टू द पर्सन दैट इफ आई सक्सीडेड दिस प्रॉपर्टी और इफ आई बिकम द हायर ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, इफ आई ऑब्टेन द लीगेसी ऑफ दिस पर्सन, आई विल ट्रांसफर दिस थिंग टू यू। तो आपने आज तो कोई ट्रांसफर नहीं किया, बिकॉज प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट में आपके पास होनी चाहिए, और अगर प्रॉपर्टी आपके पास प्रेजेंटली नहीं है, आप सिर्फ एक चांस ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो चांस की ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो सेक्शन नंबर 6 का क्लॉज नंबर 1 रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, इसके लिए 3 केसेस जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। नंबर 1 इज द री पियर्सन केस, नंबर 2 इज गुलाम अहमद वर्सेस हरी कन्यान, एंड द थर्ड वन इज कौचनी वर्सेस कुंजू पिल्लाई। ठीक है, ये तीनों केसेस का एक ब्रीफ नोट जो है वो इसी में एड ऑन हो जाएगा। इन तीनों केसेस में कोर्ट ने यही कंटेंशंस रेज करी हैं दैट अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर अ चांस
of being a hire of obtaining the legacy etc to any other person, अगर वो चांस ट्रांसफर करने की बात करता है, so that is basically inoperative। ठीक है, इसके बाद क्लॉज नंबर बी जो मेयर राइट ऑफ री एंट्री की बात कर रहा है, मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। कि मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच दी और बेचने के बाद आप ये कहते हो कि इसमें जो है मैं प्रॉपर्टी पे ओनरशिप दोबारा क्लेम कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ लीज के केसेस में ऐसी री एंट्री पॉसिबल है, और दूसरा वो री एंटर करेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ जो है ओनर जो है प्रॉपर्टी का वो री एंट्री कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक आपने एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी लीज पे दी है, ठीक है, और आपने कुछ कंडीशंस लगा दी और आपने साथ में ये लिख दिया कि अगर आप कंडीशन का वायलेशन करेंगे तो ये मैं किसी और व्यक्ति को प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंडओवर कर दूंगा। तो मतलब री एंट्री का जो राइट है वो किसी तीसरे को दिया जा रहा है, विच इज नॉट परमिसिबल। लेकिन अगर ओनर ये कहता है कि अगर आप ब्रीच का कंडीशंस का ब्रीच करते हैं तो आई विल क्लेम पोजीशन फ्रॉम यू, या आई विल टेक पोजीशन फ्रॉम यू, तो ऐसा जो है हो सकता है। तो लिखा गया है राइट ऑफ री एंट्री फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। राइट ऑफ री एंट्री जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता किसी व्यक्ति को, लेकिन ओनर के पास ये राइट हमेशा रहता है। सो क्लॉज नंबर बी इज ओवर दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन इज एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम अ डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, कि अगर आप एक व्यक्ति को ईजमेंट्री राइट देना चाहते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट हेरिटेज है जिसके लिए ईजमेंट्री राइट को एंजॉय किया जा रहा है, वो डोमिनेंट हेरिटेज अगर आप नहीं ट्रांसफर कर रहे हो तो ईजमेंट भी ट्रांसफर नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी के खेत से अपना वे जो है, अपना रास्ता जो है वो निकाल के अपने घर तक पहुंचते हैं। ठीक है, आपके घर तक जाने के लिए मान लीजिए रास्ता नहीं है, यू डोंट हैव अ राइट टू वे, तो आप जो बगल वाला साथ में व्यक्ति है उसके खेत से आपने जो रास्ता है वो ले रखा है, दैट इज योर ईजमेंट्री राइट। तो आप क्योंकि एक ईजमेंट एंजॉय कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पे, यू डोंट हैव द ओनरशिप ओवर दैट। नाउ अगर आप वो ईजमेंट बेचना चाहते हैं तो ईजमेंट ट्रांसफर करने के साथ साथ आपको जो डोमिनेंट हेरिटेज है, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी साथ में देनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ईजमेंट की ट्रांसफर की बात करेंगे तो दैट इज नॉट परमिसिबल। तो इसीलिए नीचे लिखा हुआ है दैट ईजमेंट इज टू बी ट्रांसफर्ड अलोंग विद द डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज the interest in the property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred। तो अगर एक व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी में लिमिटेड ओनरशिप राइट्स दिए गए हैं तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। डबल डी क्लॉज है दैट इज रिलेटिंग विद द राइट टू द फ्यूचर मेंटेनेंस। ठीक है, अगर एक मेंटेनेंस आपको फ्यूचर में मिलना है तो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट येट सर्टेन, जो आपके पास अभी नहीं है, तो जो आपके पास चीज है ही नहीं वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब राइट टू मेयर सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, क्लॉज नंबर ये कह रहा है राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बिकॉज आपके पास अगर किसी चीज के अगेंस्ट, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट केस करने का अधिकार है, सू करने का अधिकार है, तो वो आपका अपना राइट है। यू हैव द लोकस स्टेंडाई टू फाइल अ केस अगेंस्ट अ पर्सन एंड दैट राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पर्सन। क्लॉज नंबर एफ अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। आपको कोर्ट ने जो है, सॉरी, आपको जो है गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक ऑफिस जो है उस पर पोजीशन दी है और आप चाहते हैं कि मेरी तरफ से कोई और काम करे, तो इट कैन नॉट बी परमिसिबल। आपकी जो सैलरी है वो भी आप ट्रांसफर जो है नहीं कर सकते, वेदर और बिफोर और आफ्टर इट बिकम्स पेएबल। तो सैलरी मिलने से पहले या मिलने के बाद भी ऐसी कोई भी ट्रांसफरेबिलिटी जो है सैलरी की नहीं हो सकती। क्लॉज नंबर जी, मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स के जो पेंशनर्स हैं या जो हमारे पॉलिटिकल पेंशनर्स हैं, सिविल पेंशनर्स हैं, वो अपनी पेंशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे एक व्यक्ति है उसको सुपरएनुशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा, इधर दैट पर्सन इज फ्रॉम द आर्मी, दैट इज द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स से कहीं से भी अगर वो है। सिविल पेंशनर है मतलब कि सिविल सर्विसेज में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट के नीचे काम करता है, या फिर पॉलिटिकल पेंशनर है तो उसकी पेंशन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। क्लॉज नंबर एच जो है वो ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी ट्रांसफर जो करना चाहते हो दैट इज अपोज्ड टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट और इट इज द ट्रांसफर इज विद द अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन नंबर 23 के अंदर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, या फिर एक ट्रांसफर आप उस व्यक्ति को करना चाहते हो द पर्सन हु इज लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरी, जैसे कि इंसॉल्वेंट है, सो इंसॉल्वेंट इज लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरी। सो उन सारे केसेस में जो ट्रांसफर है वो ऑपरेट नहीं करेगा। और इसी के साथ साथ जो क्लॉज नंबर आई है, ठीक है, क्लॉज नंबर आई, इट इज डीलिंग विद अनदर सिचुएशन
कि आपने अगर प्रॉपर्टी किसी टेनेंट को दी है, किसी फार्मर के पास जो है प्रॉपर्टी पे कुछ राइट्स, आपने ऑक्यूपेंसी के राइट्स दिए हैं, या कोई लेसी है जो किसी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट कर रहा है अंडर द कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स, ठीक है, कि जैसे कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स मतलब कि जब कोर्ट गार्डियन को अपॉइंट करती है किसी माइनर के लिए, तो उस माइनर की प्रॉपर्टीज को लीज में भी दिया जा सकता है। सो लेसी ऑफ एन एस्टेट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द कोर्ट्स ऑफ वार्ड, तो ये जितने भी लोग हैं दैट इज द टेनेंट और अ फार्मर और अ लेसी, इन तीनों में से क्योंकि इनके पास जो है अनट्रांसफरेबल राइट्स हैं, तो ये अपने उस राइट को किसी को भी असाइन नहीं कर सकते। तो सेक्शन नंबर 6 के अंदर जितने भी क्लॉजेज हैं, यू हैव टू रिवाइज इट सेवरल टाइम्स, ओनली देन यू विल एबल टू रिकलेक्ट दैट क्लॉजेज के अंदर कौन कौन सी सिचुएशंस रखी गई हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 से बहुत बार सवाल आता है, कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछ लेंगे कि सेक्शन 6 के क्लॉज नंबर आई में क्या लिखा है, क्लॉज नंबर डबल डी में क्या लिखा है, फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज टू बी रिवाइज सेवरल टाइम्स, ठीक है। ये अभी मेरे को थोड़ा सा बहुत फास्ट एंड फ्रीक्वेंट मैनर में चलाना पड़ रहा है, अदरवाइज फाउंडेशन कोर्स में तो वी यूज्ड टू टेक अप्रोक्सीमेटली 2 days फॉर कंप्लीटिंग सेक्शन नंबर 6 इटसेल्फ। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, देखो सेक्शन नंबर 7 जो है वो ये बताता है कि ट्रांसफरर कौन हो सकता है। सेक्शन नंबर 7 ट्रांसफरी की बात नहीं कर रहा, हु कैन बी ए कॉम्पिटेंट ट्रांसफरर, it is being regulated by section number 7, but who will be transferring according to TPA, ये यहाँ पे नहीं लिखा है। तो एनी पर्सन कैन बी ए ट्रांसफरी, बट वो व्यक्ति लीगली डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। सो हम कभी कभी ये कहते हैं कि क्या कोई माइनर ट्रांसफरी हो सकता है टीपीए के अकॉर्डिंगली? द आंसर इज यस, अ माइनर कैन बी अ ट्रांसफरी बिकॉज माइनर इज नॉट अ पर्सन हु इज बीइंग डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। द पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, वो इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, उन चीजों के लिए यूज हम करते हैं। सो सेक्शन नंबर 7 के अंदर जो फर्स्ट क्राइटेरिया है एक व्यक्ति को ट्रांसफरर बनाने के लिए, हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, लिखे ना, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ही मस्ट बी ऑफ द साउंड माइंड, ही मस्ट बी ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, ये ट्रांसफरर की बात हो रही है, माइंडेड, is entitled to the and is entitled to the transferable property, वो व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी का को ट्रांसफर करने के अधिकार रखता है, और इज ऑथोराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट ऑफ हिज ओन, कि मान लीजिए उसके पास कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, दैट पर्सन इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सो वो हर व्यक्ति जो है, जो कॉम्पिटेंट है, वो हर व्यक्ति जिसके पास इंटाइटलमेंट है प्रॉपर्टी की, या जिसको किसी ने ऑथराइज किया है, इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ठीक है। वो कॉम्पिटेंसी रखता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की, लेकिन प्रॉपर्टी कितनी ट्रांसफर करेगा, तो इन होली और इन पार्ट, या तो पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए आप इसको अलाउ कर सकते हो, या कोई व्यक्ति कर सकता है ट्रांसफर, या फिर इन पार्ट करेगा, इधर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। एब्सोल्युटली और कंडीशनली मींस कि आपने प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंडीशन जो है वो ट्रांसफर कर दी, या कंडीशनल आपने ट्रांसफर किया, कोई कंडीशन लगा दिया, अगर कंडीशन मीटअप हो जाता है तो ट्रांसफर वैलिड रहेगा। लेकिन जब भी आप कंडीशंस इंपोज करते हैं ट्रांसफर करने से पहले, सो कंडीशन मस्ट बी अ वैलिड कंडीशन। सेक्शन नंबर 25 जो है वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कंडीशंस जो है वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का तरीका क्या रहेगा, कैसे ट्रांसफर करोगे, तो लिखे ना, टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर allowed and prescribed by any law for a time being in force. So manner allowed and prescribed by any law for a time being in force का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन होना है। सो मैनर इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर एग्रीमेंट। वो प्रॉपर्टी जो है वो रिटन एग्रीमेंट से ट्रांसफर हो सकती है। तो एवरीथिंग व्हिच इज टू बी ट्रांसफर्ड तो मैनर अलाउड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ जो है वो हम फॉलो करते हैं। ये बेसिकली हमारा टीपीए, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैंप एक्ट, वो सारी चीजें यहाँ पे जो है साथ में रोल प्ले करती हैं कि किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 8 जो है दैट इज द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर की बात कर रहा है। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर का मतलब सिंपल सा है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉपर्टी के साथ साथ जितने भी लीगल इंसिडेंट्स होते हैं वो सब ट्रांसफर हो जाते हैं। लीगल इंसिडेंट्स का मतलब कि आप अगर एक व्यक्ति को कोई लैंड या ट्रांसफर कर रहे हो तो उस लैंड के साथ अगर कोई ईजमेंटरी राइट जनरेट होता है तो वो ईजमेंट भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप कोई रेंट्स या प्रॉफिट्स क्लेम करते हो किसी प्रॉपर्टी से तो वो रेंट्स और प्रॉफिट्स भी ट्रांसफर के बाद जो है उस व्यक्ति को चले जाएंगे। सो एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू अर्थ, एनी रेंट्स और प्रॉफिट्स
accruing from such property etc or easements annexed thereto everything is to be transferred. अगर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो एक मशीन है, ठीक है, the property which is to be transferred is the machinery attached to the so other movable parts, उसके नट बोल्ट उसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो सारी चीजें साथ के साथ जो है मशीनरी के साथ ट्रांसफर की जाएगी. नेक्स्ट वन इज इफ अ प्रॉपर्टी इज अ हाउस, ठीक है, अगर जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो एक मकान है, तो मकान को यूज करने के लिए अगर आपको ईजमेंट जनरेट करते थे किसी की प्रॉपर्टी, वो ईजमेंट भी ट्रांसफर होगा. आप जो भी डोर्स लॉक्स विंडोज एक्सेट्रा जो भी चीजें उस प्रॉपर्टी की उस हाउस की एंजॉयमेंट के लिए जरूरी है वो सारी चीजें साथ के साथ ट्रांसफर हो जाएंगी. अगर आप कभी डेट या एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, इफ यू आर ट्रांसफरिंग अ डेट ऑन एन एक्शनेबल क्लेम या फिर कोई भी सिक्योर्ड डेट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट जो है वो भी ट्रांसफर हो जाता है. जैसे मान लीजिए मैंने आपसे 10,000 रुपया उधार लेना था तो दैट इज एन एक्शनेबल क्लेम, मैंने वो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर दिया एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास. तो जब वो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर होगा तो मैंने जो आपसे ब्याज लेना है, इंटरेस्ट का अमाउंट लेना है, वो भी मैंने साथ में उस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है. तो दिस द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज इफ अ प्रॉपर्टी इज मनी और एनी अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, कि अगर आप जो पैसा है वो ट्रांसफर कर रहे हो या कोई ऐसी चीज जिससे इनकम जनरेट हो सकती है, सो द इंटरेस्ट इन द इनकम एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर टेक इफेक्ट, वो सारी की सारी चीजें जो ट्रांसफर के बाद जो इनकम पे या जो पैसे पे ब्याज बनता है वो सारी चीजें साथ के साथ ट्रांसफर होगी, ठीक है. इसी के साथ अगेन वही सेक्शन नंबर 137 और सेक्शन नंबर 8 का प्रिंसिपल जो है वो दोबारा से आ रहा है. तो एक बार हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों को यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा कि एक एडिशनल कोरिलेशन जो है दो प्रोविजंस का वो क्या है. देखो लिखा गया है दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. सेक्शन 137 of TPA provides for the saving of negotiable instruments. Then nothing in chapter 8 of TPA applies to stocks, shares and debentures or other instruments that are to be negotiable. तो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है एक्शनेबल क्लेम्स और आगे का जो एरिया है उसमें कोई भी चीज जो है it will not nothing in contained in chapter number 8 shall apply to stock share debentures. तो चैप्टर नंबर 8 में लिखी गई कोई भी चीज शेयर्स डिबेंचर्स और स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई नहीं करेगी, ठीक है. लेकिन इसी के साथ अगर आप नीचे देखें लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रांसफर्ड बाय ईदर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी और मेल डिलीवरी. These can also be transferred as actionable claims, but the right in such cases shall not be governed by the Negotiable Instrument Act, and therefore, although both the acts worked in the different spheres, but they cannot be said to be completely and mutually exclusive. So this can be seen from the word nothing used in section 137 and not notwithstanding. बड़ा सिंपल सा मीनिंग है. देखो कि हमारे पास जैसे चेक्स आते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं, प्रोमिसरी नोट्स आते हैं, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगोशिएबल वर्ड आ गया ना, तो नेगोशिएबल मींस इट कैन बी ट्रांसफर टू द अदर पर्सन. और क्योंकि ये ट्रांसफर हो सकते हैं और ये एक एक्शनेबल क्लेम बनते हैं, तो हमारा चैप्टर 8 जो है वो इसको कहीं ना कहीं साथ में रेगुलेट करता है. लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर भी कवर हो रहे हैं और टीपीए के अंदर भी कवर हो रहे हैं, सो हाउ दीज टू लॉज आर टू बी सीन टुगेदर. तो सेक्शन नंबर 137 में लिखी गई कोई भी चीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को ओवरराइड नहीं कर रही है. दोनों प्रोविजंस जो है वो साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं. दे कैन नॉट बी सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर. हमें दोनों के बीच में जो है एक पैरेललिटी ड्रॉ करके ही देखना है कि कैसे ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर होता है, ठीक है. सो 137 चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो रखा गया है उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ एक कोरिलेशन है. दो चीजें समझनी है कि क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और टीपीए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. द आंसर इज नो. कारण क्या है कि सेक्शन नंबर 137 के अंदर ये जो चीजें ट्रांसफर होती हैं वहां पे नथिंग वर्ड यूज किया गया है सेक्शन नंबर 137 के आगे, और इसका मतलब है कि सेक्शन 137 एक सेविंग क्लॉज है जो ये कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स या जो अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है दिस कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है. तो अगर ये ट्रांसफर होंगे तो जितने भी इंसिडेंट्स इनके साथ हैं जो कि आपका इंटरेस्ट एक्सेट्रा उस चीज पे बनता है, ब्याज बनता है, वो सारी चीजें साथ साथ ट्रांसफर हो जाती है. तो इसका एक बेसिक कोरिलेशन है वैसे 137 का एरिया, बट ये इसको सेक्शन नंबर 8 के अंदर ही जो है वो रखा गया है.
नेक्स्ट सेक्शन दैट इज ओरल ट्रांसफर्स की बात है। क्या कोई प्रॉपर्टी ओरली ट्रांसफर कर सकते हो? द आंसर इज यस। एनी प्रॉपर्टी विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ टू बी इन राइटिंग, ठीक है, जो किसी भी कानून के तहत ये जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न में ही ट्रांसफर करना है, तो आप उसको ओरल ट्रांसफर में लेके जा सकते हैं। लिखा है अ प्रॉपर्टी विच मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच द राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आपको रिटर्न में ही एग्रीमेंट करना है, ट्रांसफर करना है, तो आप ऐसे ट्रांसफर ओरली कर सकते हो। तो ओरल ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी इज लीगल इन सर्टेन केसेस, ठीक है। ओरल ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी आर लीगल इन सर्टेन केसेस। और ओरल ट्रांसफर जो है वो कंडीशनली हो सकते हैं या नहीं? द आंसर इज यस, कंडीशनली वैलिड है, क्योंकि सेक्शन नंबर 7 ने बता दिया कि ट्रांसफर कैन बी एब्सोल्युटली और इट कैन बी विद कंडीशंस। तो ओरल ट्रांसफर जो है वो कंडीशनली हो सकते हैं और वो कंडीशंस वैलिड हो सकते हैं। इसी के साथ साथ द नेक्स्ट प्रोविजन व्हिच वी हैव इज सेक्शन नंबर 10। देखो सेक्शन 10 बात करता है कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन। कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन का बड़ा एक सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, सो आई कैन नॉट एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन यू टू ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू सम अदर पर्सन। मैं आपके ऊपर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैंने प्रॉपर्टी आपको बेच दी है तो आप उस प्रॉपर्टी के कंप्लीट ओनर बन जाते हो, एंड नाउ इट इज योर विश कि आप वो प्रॉपर्टी आगे किसको देना चाहते हैं। तो अगर मैं आपको ट्रांसफर करते समय एग्रीमेंट में एक कंडीशन लगा दूं कि आप ये प्रॉपर्टी आगे नहीं बेच सकते, सो दैट इज अगेंस्ट द सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगाना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन क्या पार्शियल रिस्ट्रेन हो सकता है? ठीक है, वेदर देयर कैन बी अ पार्शियल रिस्ट्रेन, ठीक है। तो पार्शियल रिस्ट्रेन जो है दैट इज वैलिड, ठीक है। पार्शियल रिस्ट्रेन जो है दैट इज वैलिड। क्यों वैलिड है? देखो एक व्यक्ति ने किसी और को प्रॉपर्टी दी, लेकिन उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है आप फलानी कम्युनिटी के लोगों को मत देना, लेकिन बाकी आप कहीं पे भी ट्रांसफर करिए, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। सो दैट इज द पार्शियल रिस्ट्रेन ओवर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और पार्शियल रिस्ट्रेन सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंगली जो है वो वैलिड रहता है। सेक्शन नंबर 10 की अगर आप वेयर प्रोविजन को देखें तो लिखा है वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड subject to a condition or limitation absolutely restraining the transferee or any other person claiming him from parting with or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void। तो अगर आप absolute restrain कर देते हैं किसी को ये प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर करने के लिए, वो कंडीशन void रहेगा। लेकिन partial restrain अगर आप लगाते हैं तो partial restrain is valid, ठीक है। इसके साथ साथ लीज के केसेस में एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन जो है वो लगाया जा सकता है, क्योंकि लीज जो है वो एक्सेप्शनल केस में रखा गया है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी लीज पे ली है और लेसर ने मेरे ऊपर एक कंडीशन लगाई है कि आप ये प्रॉपर्टी आगे किसी को नहीं दे सकते, सबलेट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो दैट इज एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग मी एंड दैट इज वैलिड। क्यों? क्योंकि ये लेसर के बेनिफिट के लिए है। तो एक्सेप्शन कहता है इन द केस ऑफ लीज where the condition is for the benefit of the lessor or those claiming under him। तो अगर लीज का केस है तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो प्रोवाइजो है वो कह रहा है दैट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ वुमन नॉट बीइंग अ हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, सो दैट शी शैल नॉट हैव द पावर ड्यूरिंग हर मैरिज टू ट्रांसफर और चार्ज द सेम फॉर हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयर। तो हिंदू, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट वुमेन्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी अगर किसी भी किसी भी वुमेन को अगर कोई प्रॉपर्टी लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ दी गई है, सो दैट लिमिटेशंस आर कंसीडर्ड टू बी वैलिड। हिंदू, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट को यहां से क्यों हटाया गया? क्योंकि 1882 का कानून है। 1882 में हिंदूज के लिए भी कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, मुस्लिम्स के लिए भी नहीं है, ना बुद्धिस्ट के लिए। सो इन तीनों रिलीजन्स के लोगों को रेगुलेट करने के लिए पर्सनल लॉज थे। तो पर्सनल लॉ को हमने एक तरह से एक सेपरेट आइडेंटिटी जो है वो हमने दी है, और इसीलिए हमने कहा कि कोई भी वुमेन जो हिंदू, मुस्लिम या बुद्धिस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर हम ये प्रोविजन अप्लाई नहीं कर रहे। बाकी वुमेन उनके ऊपर लग रहा है दैट द प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड टू हर फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन सो दैट शी शैल नॉट हैव द पावर ड्यूरिंग हर मैरिज टू ट्रांसफर और चार्ज द सेम फॉर हर बेनिफिशियल इंटरेस्ट। कि ड्यूरिंग द मैरिज period she does not have any right to transfer her rights over that particular property। so इसमें तीन कैटेगरीज को, तीन रिलीजन्स की वुमेन्स को बाहर निकाल दिया, दैट इज द हिंदू, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। कारण जो है वो पर्सनल लॉ था और कोई इसके पीछे का कारण नहीं है। लेकिन एज द डेवलपमेंट्स इन द लेजिस्लेशन, यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स की जरूरत है, बिकॉज नाउ द फॉर द हिंदूज देयर इज अ स्पेसिफिक लॉ,
For Muslims still they are being regulated by the personal law, और बुद्धिस्ट जो हैं उनके ऊपर भी सक्सेशन के जो प्रिंसिपल्स है हमारे वो काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ एक चेंजेस की जरूरत है, बट येट व्हाटएवर इज रिटन वी हैव टू फॉलो दैट। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 11 रिस्ट्रिक्शंस रिपग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड की बात कर रहा है। देखो आपने किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और आपने उसको ये कहा कि इस प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफर तो कर रहा हूं लेकिन एक पर्टिकुलर मैनर में एंजॉय कर रहा हूं। आपने एक व्यक्ति को अपना मकान सेल आउट कर दिया और मकान बेचने के बाद आप उसको कह रहे हो कि इस मकान में एंजॉयमेंट इस तरीके से करना। तो इफ यू आर मेंशनिंग that how the other person will enjoy the interest in the property or in what manner he will enjoy, तो ऐसी कोई restriction limitation particular manner में property को enjoy करने की अगर आप लगाते हैं तो वो manner जो conditions हैं वो valid नहीं मानी जाएंगी और आप उस property को वैसे ही enjoy कर सकते हो कि आपके ऊपर किसी ने कोई condition नहीं लगाई है। So section number 11 को एक बार मैं यहाँ पे read out कर रहा हूँ that where on a transfer of property an interest there is in favor of any person, but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied and enjoyed in a particular manner। कि आपको मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं लेकिन जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, राइट मिल रहा है, उसको आप इस तरीके से एंजॉय करेंगे। so he shall be entitled to receive and dispose of his interest as if there were no such direction। तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को वैसे ही एंजॉय करने के लिए कॉम्पिटेंट है कि उसके ऊपर कोई डायरेक्शन जो है, कोई कंडीशंस जो है वो नहीं लगाई गई। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है प्रॉपर्टी की एंजॉयमेंट को लेके, वो इसलिए लगा रहा है ताकि साथ वाली प्रॉपर्टीज की जो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है वो ठीक से हो जाए, तो फिर हम ऐसी डायरेक्शंस को रख सकते हैं। लिखा है वेयर एनी सच डायरेक्शन has been made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of property, nothing in this section shall be deemed to affect the right of which the transfer may have to enforce such direction or a remedy which he may have in respect of the breach thereof। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, छोटा सा तरीके से इसको समझा देता हूं। सो देखो जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मिस्टर ए की, ठीक है, मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी का ये हिस्सा जो है ये बी को बेच दी, ठीक है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का इस हिस्से को बेचने के साथ साथ इसने कंडीशन लगाई कि जो भी आपकी बिल्डिंग में जो ड्रेनेज होगा, ठीक है, जो पानी एटसेट्रा की ड्रेनेज होनी है, उस ड्रेनेज को आप जो है इस डायरेक्शन से निकालिएगा, ठीक है, उसका इवैक्यूएशन जो है वो यहां से होना चाहिए। द रीजन इज कि आपके ड्रेनेज का जो पानी है वो मेरी प्रॉपर्टी में ना आए और मेरी जो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है इस प्रॉपर्टी को लेके वो डिस्टर्ब ना। तो ऐसी अगर कंडीशन लगाई जा रही है ताकि साथ वाली प्रॉपर्टी की बेनिफिशियल एंजॉयमेंट को कोई फर्क ना पड़े, तो सच टाइप ऑफ कंडीशन दैट हाउ टू एंजॉय पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन अ पर्टिकुलर मैनर, ये कंडीशंस जो है ये वैलिड हो सकती हैं, बट अदरवाइज ऐसी कोई कंडीशन जो है वो ठीक नहीं मानी जाती, ठीक है। इसके साथ साथ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोविजन, ठीक है, थोड़ा सा देखो वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिटेल में करवाने की जरूरत है, लेकिन वी कांट गो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इन दीज क्लासेस। अगला जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 12 कि आपको अगर एक प्रॉपर्टी मिली और साथ में कंडीशन लगा दी कि अगर भैया तुम इंसॉल्वेंट हो गए तो ये प्रॉपर्टी मुझे वापस आ जाएगी, ठीक है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बेच दी और साथ में कंडीशन लगा दिया दैट इफ यू बिकम इंसॉल्वेंट और यू अटेम्प्ट्स टू एलियनेट माय प्रॉपर्टी देन दिस ट्रांसफर विल बी गेट कैंसल्ड। तो ऐसी कोई भी कंडीशन या लिमिटेशन अगर लगाई जाती है तो वो वॉइड है। सेक्शन नंबर 12 के अकॉर्डिंगली कह रहा है विद द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन making any interest therein reserved or given to for the benefit of any person to cease on becoming insolvent or endeavoring to transfer or to dispose of the same। तो आपने अगर किसी को प्रॉपर्टी दी, कंडीशन या लिमिटेशन लगा दिया कि आप अगर इंसॉल्वेंट होंगे तो आपका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, या फिर आपने अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करी तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशंस जो है ये वॉइड मानी जाती हैं। लेकिन अगर ऐसी ही कंडीशन कोई लेसर लगाता है, लेसर और लेसी के रिलेशनशिप है, लीज में
लेसर ने कंडीशन लगा दी कि अगर मेरा जो लेसी है, जो मेरा किराएदार है, ये व्यक्ति अगर कल को इंसॉल्वेंट हो जाए तो इसका लीज डीड जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और मैं प्रॉपर्टी पे वापस अपना पोजीशन क्लेम कर सकता हूं। तो ये कंडीशन क्योंकि लेसर के बेनिफिट के लिए है, क्योंकि अगर लेसी जो किराएदार है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है या वो प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करता है, तो दैट विल ऑटोमेटिकली गोइंग टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ द लेसर। ठीक है, तो अगर लीज के दौरान ऐसी कोई कंडीशन लगाई गई है तो सेक्शन 12 उस पे अप्लाई नहीं करेगा। बट जनरली अगर आप प्रॉपर्टी बेच देते हैं, प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देते हैं, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, तो वहां पे ऐसी कंडीशंस, लिमिटेशंस जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती। सच कंडीशंस आर कंसीडर्ड टू बी वॉइड। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 13 जो ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन की बात करता है। ठीक है, अनबॉर्न पर्सन की बात को हम कैसे समझेंगे? सेक्शन नंबर 5 हमने अभी डिस्कस किया। सेक्शन नंबर 5 बात करता है कि ट्रांसफर टू अ लिविंग पर्सन। ठीक है, तो एक चीज वहां से क्लियर हो जाती है कि प्रॉपर्टी जब भी ट्रांसफर होगी वो एक लिविंग पर्सन को होगी, क्योंकि सेक्शन नंबर 5 ने कहा है किसी भी नॉन लिविंग पर्सन को जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है हम उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं कर सकते। दैट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। लेकिन सेक्शन नंबर 13 सेक्शन 5 का एक एक्सटेंशन माना गया है। अब इसको हम एक्सटेंशन क्यों कहते हैं कि हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी, एक प्रायर इंटरेस्ट एक प्रॉपर्टी पे जो है किसी लिविंग पर्सन का जनरेट कर दिया और साथ में कंडीशन लगा दी कि जिस व्यक्ति को हम इनिशियली प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट ओनर जो है वो नहीं बनेगा। ही विल नॉट बी द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, रादर उसका जो इंटरेस्ट है वो लिमिटेड रहेगा फॉर द टाइम पीरियड। ठीक है, लाइफ स्टेट तक हो सकता है। और बाद में ये प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? इट विल बी ट्रांसफर टू सम अनबॉर्न पर्सन, वो व्यक्ति जो आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो सेक्शन नंबर 13 ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन की बात करता है। तो दो चीजें आती हैं कि कैन देयर बी द डायरेक्ट ट्रांसफर टू द अनबॉर्न पर्सन? द आंसर इज नो। द रीजन इज सेक्शन नंबर 5 बिकॉज़ सेक्शन 5 कहता है द ट्रांसफर कैन बी ओनली टू द लिविंग पर्सन। नंबर 2 कि क्या जब आप किसी व्यक्ति को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसका प्रायर इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो क्या वो जो इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया है क्या वो आगे किसी अनबॉर्न को जा सकता है? द आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 13 उसी की बात करता है। लिखा है that where on the transfer of property an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of the transfer। कि आज अगर ट्रांसफर हो रहा है तो जिसके बेनिफिट के लिए हम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं वो व्यक्ति आज की डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट। प्रायर इंटरेस्ट मतलब एक व्यक्ति का लिमिटेड इंटरेस्ट आपने क्रिएट कर दिया पहले। By the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferor in the property। So आप यहाँ पे इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए there is a person Mr. A, he has this property। ये व्यक्ति ये प्रॉपर्टी एक X नाम के व्यक्ति को देना चाहता है, लेकिन ये X जो है ये आज की डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये अनबॉर्न है। ठीक है, अनबॉर्न पर्सन है, तो डायरेक्ट ट्रांसफर नॉट परमिसिबल। तो ए ने क्या किया? ए ने कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी बी को दे देता हूं और बी के पास इस प्रॉपर्टी का जो है लिमिटेड एस्टेट रहेगा, लिमिटेड ओनरशिप रहेगी, लिमिटेड एस्टेट। ठीक है, अब लिमिटेड ओनर इसको बना दिया। अब ये व्यक्ति प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर नहीं है, लिमिटेड ओनर है और लाइफ एस्टेट मान लो मैं कहता हूं कि इसको दे दिया। ठीक है, कि बी जो है उसके पास लाइफ एस्टेट रहेगा कि जब तक बी जीवित है बी इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, लेकिन बी की डेथ के पहले मिस्टर एक्स जो है अगर एग्जिस्टेंस में आ जाता है, ठीक है, इफ एक्स कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस प्रायर टू द डेथ ऑफ मिस्टर बी, तो फिर ये प्रॉपर्टी बी के डेथ के बाद किसको चली जाएगी? एक्स को। और एक्स को ये प्रॉपर्टी का लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, रेदर इसको मिलेगा पूरा का पूरा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ठीक है, इसको जो है लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट मिलेगा और ही विल बी कंसीडर्ड टू बी द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ये मिस्टर एक्स जो है अगर जब आप उसको कंप्लीट प्रॉपर्टी पे ओनरशिप, जो भी रिमेनिंग आपकी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी जब हैंडओवर करोगे तभी सेक्शन नंबर 13 जो है ये वर्क करेगा। अगर आप मिस्टर एक्स को भी लिमिटेड एस्टेट देना चाहते हो कि वो अनबॉर्न चाइल्ड अगर पैदा हो जाता है तो उसको भी 10 साल 15 साल तक प्रॉपर्टी एंजॉय करने का अधिकार है, तो ये सेक्शन 13 की वायलेशन है। ऐसा नहीं हो सकता, लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता अनबॉर्न को, रेदर अनबॉर्न को क्या दिया जाएगा?
whole of the remaining interest of the transferor in the property। तो पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी पे अधिकार है वो उस अनबॉर्न को दे दिया जाता है। तो सेक्शन नंबर 13 is an extension to section number 5। There cannot be the direct transfer to the unborn person। Firstly, the right will be created in the favor of a living person and then it can be transferred to the unborn person। तो ये पूरा प्रिंसिपल है सेक्शन नंबर 13 के अंदर। सेक्शन नंबर 13 में कुछ की लाइनर्स हैं जिसमें रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटीज का प्रिंसिपल है सेक्शन नंबर 13 के अंदर, जो विची वर्सेस मिशेल के जजमेंट में रखा गया था। रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर वो अनबॉर्न चाइल्ड जिसके लिए प्रॉपर्टी दी जा रही है वो एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है वो वापस ट्रांसफरर के पास चली जाएगी, और अगर वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है तो वो एब्सोल्यूट ओनर उस प्रॉपर्टी का बन जाएगा। तो ये रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटीज कौन से केस में कहा? इट इज विची वर्सेस मिशेल। प्रायर इंटरेस्ट जब दिया जाएगा तो वो हमेशा ही लिमिटेड इंटरेस्ट होगा। प्रायर इंटरेस्ट लिमिटेड होगा, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप प्रायर इंटरेस्ट को एब्सोल्यूट बना देंगे तो फिर प्रॉपर्टी आगे देने की मर्जी उस व्यक्ति की हो जाती है। नेक्स्ट वन इज, जब भी आप किसी व्यक्ति अनबॉर्न को इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो उसके बेनिफिट के लिए, तो वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। कंटिंजेंट क्यों है? बिकॉज यू डोंट नो कि वो व्यक्ति एग्जिस्टेंस में आएगा या नहीं आएगा। और कंटिंजेंसी क्या है? उसका बर्थ लेना अपने आप में कंटिंजेंसी है, क्योंकि ये एक अनसर्टेनिटी है, ठीक है। शायद वो व्यक्ति विद इन द वाउम जो है तभी मर जाए, क्या पता वो एग्जिस्टेंस में आए ना। लेकिन जैसे ही वो बच्चा जो है अगर वो जन्म ले लेता है, द मोमेंट द चाइल्ड टेक्स बर्थ, तो द राइट ऑफ दैट चाइल्ड विल बिकम्स वेस्टेड। तो ये उसका चाइल्ड का जो राइट था ये वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट होगा। और ये चीज हमें सेक्शन नंबर 20 जो है वो बताता है that the moment the child takes birth he will get the vested interest over the property unless the contrary intention appears। तो पार्टीज के एग्रीमेंट में अगर कुछ और लिखा है तो हम उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट लिखा है, the unborn person acquired a vested interest on his birth although he may not be entitled to enjoy the property immediately। तो सेक्शन नंबर 19 के अंदर एक्सप्लेनेशन है, उन एक्सप्लेनेशंस के अकॉर्डिंगली हम रेफर करते हैं कि आपको एक प्रॉपर्टी पे वेस्टेड इंटरेस्ट दिया जा सकता है, बेशक आपकी एंजॉयमेंट को पोस्टपोन किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी आज ट्रांसफर कर दी, आपको कह दिया कि आज से आप इस प्रॉपर्टी पे लेसी, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे आप जो पोजीशन होल्ड करेंगे वो 5 दिन बाद करेंगे। तो मैंने आपकी इंजॉयमेंट को पोस्टपोन कर दिया, लेकिन आपको इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करके दे दिया है। सो इट डज नॉट मीन यू डोंट हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। सेक्शन नंबर 19 एक्सप्लेनेशन कहता है दैट merely because your enjoyment is postponed does not mean you don't have a vested interest in the property। आपका इंटरेस्ट वेस्टेड है, बेशक इंजॉयमेंट पोस्टपोन हुई है, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। इसके साथ साथ the next two things जो यहाँ पे हमें समझना जरूरी है, सेक्शन नंबर 13 जो है अनबॉर्न पर्सन को जो ट्रांसफर हो रहा है उसके बेनिफिट के लिए जो प्रॉपर्टी जा रही है, उसमें दो चीजें रखी गई हैं, दो इंटरप्रिटेशन है, द पर्सन who has not been conceived and the person who has been conceived। कि वॉम्ब के अंदर बच्चा कंसीव हुआ है या नहीं हुआ है। The person conceived is considered to be an venture some heir, ठीक है। मतलब क्या है इसका? which means that the child in womb is considered to be a competent transferee। एक बच्चा जो womb के अंदर है that is a competent transferee, you can transfer that property for his benefit or her benefit, doesn't matter, ठीक है। तो ये दो इंटरप्रिटेशंस आती है कि क्या बच्चा वहां पे कंसीव हुआ था या नहीं हुआ था। अगर बच्चा कंसीव हो चुका है तो उसको हम कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी जो है वो मानते हैं, अगर कंसीव हुआ ही नहीं तो हाउ द प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड टू दैट अनबॉर्न चाइल्ड। इसके साथ साथ the transferee should be born before the death of a person to whom the prior interest is conferred or before the prior interest expires। तो जिस व्यक्ति का आपने लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट करके दिया, जैसे मैंने एक व्यक्ति को 10 साल के लिए प्रॉपर्टी दी और कहा कि आप 10 साल के बाद ये प्रॉपर्टी जो है एक फलाने व्यक्ति को चली जाएगी जो आज की डेट में अनबॉर्न है, ठीक है। तो 10 साल खत्म होने से पहले वो व्यक्ति जो अनबॉर्न था आज की डेट में, वो 10 साल खत्म होने से पहले उसका जन्म हो जाना चाहिए। तो वही यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा गया है, द ट्रांसफरी शुड बी बोर्न बिफोर द डेथ ऑफ द पर्सन इन हुज फेवर द प्रायर इंटरेस्ट इज कॉन्फर्ड, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट खत्म होने से पहले अनबॉर्न का जन्म हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 14 रूल ऑफ परपेचुइटी की बात करते हैं। अब रूल ऑफ परपेचुइटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बट यस देखो दो चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन से समझा देता हूं ताकि आपको इजीनेस रहे। लाइक मिस्टर ए एक प्रॉपर्टी किसी एक्स को देना चाहता है, ठीक है।
तो एक्स जो है वो मान लीजिए अनबॉर्न है, सेक्शन नंबर 13 और 14 दोनों एक साथ काम करते हैं, ये अनबॉर्न चाइल्ड पर्सन, ठीक है। अब डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है या नहीं, यस और नो, द आंसर इज नो, बिकॉज सेक्शन 5 कहता है कि आपको लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करना है। कितने लिविंग पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो, 1 और मोर। तो आपने मिस्टर बी को प्रॉपर्टी दी 10 साल के लिए, उसके बाद आपने मिस्टर सी को प्रॉपर्टी दी 10 साल के लिए, उसके बाद आपने मिस्टर डी को प्रॉपर्टी दी 10 साल के लिए। तो ये जो प्रॉपर्टी को आप 10-10 साल के लिए दे रहे हो, तो आप प्रॉपर्टी को टाई अप कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को बांध रहे हैं। अब ये हुआ क्या कि ये प्रॉपर्टी 30 साल तक इन्हीं 3 लोगों के पास रहेगी, और तीनों का इंटरेस्ट कैसा है, लिमिटेड है, क्योंकि ये व्यक्ति प्रॉपर्टी आगे दे नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जानी किसे है, मिस्टर एक्स को जानी। तो क्वेश्चन उठता है कि कितने समय तक आप एक प्रॉपर्टी को बांध सकते हैं। तो उसका जो आंसर बताया गया सेक्शन नंबर 14 की हेल्प से, वो ये है कि जितने भी लिविंग पर्सन होते हैं, ठीक है, लिविंग पर्संस को जितना इंटरेस्ट दिया गया है, जितने समय का इंटरेस्ट दिया गया, लाइफ एस्टेट दिया तो लाइफ से, ठीक है, उतने इंटरेस्ट तक इनकी प्रॉपर्टी इनके पास रह सकती है। और अनबॉर्न के पास जब प्रॉपर्टी जाने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 18 साल तक की एज तक प्रॉपर्टी को बांध के रख सकते हैं। 18 साल के बाद ये प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, एंड आफ्टर this unborn child attain the age of 18 years, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी को बांध नहीं पाओगे, एंड अल्टीमेटली he will become the absolute owner of this property. So section number 14 एक बार अगर आप देखें, so what is written in that, let me show you. लिखा है, no transfer of property can operate to create interest in which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of the transfer. लिखा है, no transfer of property will take effect after the lifetime of one or more living person at the date of transfer, who shall in existence at the expiration of that period, and to whom, if he attains the full age means 18 years, the interest created so belong. ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल दैट इफ मिस्टर ए wants to give a property to Mr. X, X is unborn person, तो प्रॉपर्टी कितने समय तक आप जो है लिमिटेड ओनरशिप्स पे रख सकते हो। तो आपने ये प्रॉपर्टी बी को दी, बी को आपने लाइफ एस्टेट दे दिया, इसके बाद आपने सी को दे दी, सी को लाइफ एस्टेट दे दिया, इसके बाद आपने डी को दी, डी को लाइफ एस्टेट दे दिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इन लोगों के लाइफ पीरियड तक जो है इनके पास रह सकती है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉपर्टी किसी की तो एब्सोल्यूट ओनरशिप में जानी है। तो एब्सोल्यूट ओनरशिप आपने किसको दिया, मिस्टर एक्स को दिया। एक्स जो था डेट ऑफ ट्रांसफर पे अनबॉर्न था। तो अब मिस्टर एक्स को कब तक आप इसकी वेस्टिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं, टू हाउ लॉन्ग द वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट कैन बी पोस्टपोन। तो हमने अभी अभी जैसे सेक्शन नंबर 20 का जिक्र किया ना मैंने, कि एक अनबॉर्न चाइल्ड के बेनिफिट के लिए अगर प्रॉपर्टी दी जा रही है, तो जैसे ही वो जन्म लेता है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा, इफ द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वो सेक्शन नंबर 20 के अंदर लिखा हुआ है, इफ द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, उसका मतलब सेक्शन नंबर 14 से है। सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर पार्टीज ने एग्रीमेंट में ये लिखा है कि अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी इमीडिएटली बर्थ पे वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं मिलेगी, तो ये कंडीशन जो है ये वैलिड है, ठीक है। तो इसका मतलब इमीडिएटली जब एक्स ने जन्म लिया तो इसका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कब तक पोस्टपोन कर सकते हो इसकी वेस्टिंग को, तो मैक्सिमम पीरियड आ गया आपका 18 इयर्स का। 18 साल के ज्यादा आप इसकी वेस्टिंग को पोस्टपोन नहीं कर सकते। द मोमेंट दिस मिस्टर एक्स अटेन्स द फुल एज, मतलब जैसे ये 18 साल की उम्र अचीव कर लेगा, ये इस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा। तो दिस इज द होल प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुटी, जिसको हम रूल ऑफ परपेचुटी कहते हैं, ठीक है। इसको ब्रीफ में जो है मैंने वैसे समझाया है। सेक्शन नंबर 20 के अंदर एक लाइन है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, वहीं से सेक्शन नंबर 14 का जन्म होता है। और सेक्शन नंबर 14 जो है सेक्शन 13 और 20 के बिना आप पढ़ ही नहीं सकते। चलिए, सो द नेक्स्ट प्रोविजन is, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, like the perpetuity period is the lifetime of the transferees plus 18 years of the unborn child, ठीक है। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 15 में और 16 में, सेक्शन नंबर 13 और 14 से ये कोरिलेटेड सब्जेक्ट उठता है कि जब आप एक क्लास ऑफ पर्संस को प्रॉपर्टी देने वाले थे और उस क्लास में कुछ एक लोगों को प्रॉपर्टी नहीं जाती है, ठीक है, सो सच इंटरेस्ट फेल्स इन रिगार्ड टू दोज पर्संस ओनली, नॉट इन रिगार्ड टू द होल क्लास। इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर लिखा है, इफ ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी
an interest therein is created for the benefit of a class of persons, with regard to some of whom the interest fails by reason of any of the rules under 13 and 14. Such interest fails in regard to those persons only and not in regard to the whole class. इसका मतलब इस तरह से है कि मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी बी को दी लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, और उसके बाद कहा कि ये प्रॉपर्टी बी की डेथ के बाद एक्स और वाई को जो है वो जा सकती है 1/2, ठीक है। ये दोनों जो है ये अनबॉर्न है, ठीक है, अनबॉर्न है, लेकिन इसने साथ में कंडीशन लगा दी कि अगर ये जो अनबॉर्न चाइल्ड है, अगर ये डॉटर पैदा होती है तो इसका जो है प्रॉपर्टी पे लिमिटेड इंटरेस्ट रहेगा और उसकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी किसी जेड को चली जाएगी, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सिचुएशन, मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी, ये ओनर है प्रॉपर्टी का, बी को दिया, बी को लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, बी को लिमिटेड इंटरेस्ट देने के बाद कहा कि बी की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी एक्स और वाई को जा सकती है। एक्स और वाई कौन है? अनबॉर्न। उसने कहा कि अगर एक्स जो है वो सन होता है, अनबॉर्न सन होता है, चाइल्ड होता है, जो अगर लड़का पैदा होता है तो वो 1/2 प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट मालिक बनेगा, और अगर कोई लड़की डॉटर जो है वो वाई पैदा होती है तो उसको जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, रेदर उसको लिमिटेड ओनरशिप मिलेगी प्रॉपर्टी पे, और उस डॉटर की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी किसी जेड को चली जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने देखना है दैट the property is being given to the class of the persons. क्लास क्या है? x और y। अब ये प्रॉपर्टी y को जो दी जा रही है कि ये डॉटर अगर पैदा होगी तो ये लिमिटेड इंटरेस्ट एंजॉय करेगी, तो ये है वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 13। तो क्योंकि सेक्शन 13 के रूल का वायलेशन है कि अनबॉर्न को लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता, तो ये इन्फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो सन को 1/2 दिया जा रहा है एब्सोल्युटली, ये इन्फोर्स कर सकता है। तो यही चीज सेक्शन नंबर 15 के अंदर है। अगर आप इसको दोबारा से पढ़े तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ जाएगी। लिखा है एन इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लास ऑफ पर्सन, मतलब एक्स एंड वाई की बात हो रही है, विद रिगार्ड टू whom some of whom such interest fails by reason of section number 13 और 14। कि 13 और 14 के रूल्स की वो आप वायलेशन कर रहे थे तो वो इंटरेस्ट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आप अनबॉर्न को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देते हो, लिमिटेड नहीं देते, और लिमिटेड दे रहे हो तो वो फेल हो जाएगा। Such interest fails only in regard to those persons only, कि अगर जो डॉटर वाली बात थी सिर्फ उसका इंटरेस्ट फेल हो रहा है, लेकिन नॉट इन रिगार्ड टू द होल क्लास। मतलब अगर वो अनबॉर्न पर्सन सन पैदा होता है तो वो 1/2 का मालिक रहेगा, ये चीज एग्जिस्टेंस में रहने वाली है। तो इट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 15। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा फास्ट इन क्लासेस में चल रहा हूँ, ठीक है। स्पीक। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए। सर यहाँ पर जो वाई का इंटरेस्ट है सर, वो मतलब एज इट इज ही रहेगा चाहे वो गर्ल भी है तो? नहीं, उसको मतलब फुल इंटरेस्ट मिल जाएगा लाइफ? मैंने ऐसा नहीं कहा। आई स्टेटेड वेरी सिंपल थिंग दैट इफ द इंटरेस्ट इज गिवन टू अ डॉटर एंड दैट इंटरेस्ट इज लिमिटेड इन नेचर, ठीक है, तो आप तो ट्रांसफर की कंडीशंस को ही फॉलो करोगे ना। तो आपने कहा कि अगर डॉटर पैदा होती है तो उसको लिमिटेड इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्योंकि लिमिटेड इंटरेस्ट अनबॉर्न को नहीं दिया जा सकता तो ट्रांसफर ऑपरेट ही नहीं करेगा उस डॉटर के लिए, ठीक है। तो 1/2 की मालकिन हम उसको नहीं बना सकते, लेकिन जो 1/2 अगर अनबॉर्न चाइल्ड सन पैदा होता है सो ही विल एंजॉय द प्रॉपर्टी बिकॉज उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जा रहा है। सर ये 1/2 रिवर्ट बैक हो जाएगा? हाँ, ये 1/2 रिवर्ट बैक हो जाएगा टू द ओनर, ठीक है, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ सेक्शन 13 ना, तो दैट विल बी रिवर्टेड। लेकिन जो 1/2 सन को दिया जा रहा है बिकॉज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसको दे रहे हैं, तो वो ओनरशिप जो है वो उसकी रहेगी, वो इन्फोर्स हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके सर, थैंक। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जस्ट इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 16 अगेन इसी तरह से एक और प्रिंसिपल की बात करता है। देखो सेक्शन 16 कह रहा है वेयर by reasons of any of the rules contained in 13 or 14 an interest created for the benefit of a person or class of persons failed in regard to such person or to the whole of the class
any interest created in the same transaction intended to take effect upon the failure of such prior interest will also fail। जैसे मैंने अभी पिछला एग्जांपल दिया, उसी से हम इसको कोरिलेट करते हैं। मैंने कहा था ए ने एक प्रॉपर्टी बी को दी, बी का दिया लिमिटेड इंटरेस्ट, ठीक है, बी को लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है, और इसके बाद कहा कि अगर एक एक्स जो है वो पैदा होता है, जो सन पैदा होगा, तो इसको चले जाएगा 1/2 ऑफ द प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट, ठीक है। और अगर कोई डॉटर है वो वाई पैदा होती है, डॉटर पैदा होती है, तो इसका इंटरेस्ट रहेगा 1/2 के लिए लिमिटेड, और वाई की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो जेड को चली जाएगी, ठीक है, जेड को ओनरशिप दे रहे हैं। सो यहाँ पे अब हमें रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। सो ए ने बी को लिमिटेड इंटरेस्ट दिया, बी के बाद ये प्रॉपर्टी अगर सन को जाती है 1/2, तो ये सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है। सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंगली कहेंगे कि पूरी जो 1/2 ऑफ द प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो मिस्टर एक्स जो है ये हो सकता है। लेकिन वाई को जो प्रॉपर्टी दी जा रही थी वो लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ दी जा रही थी, सो सेक्शन नंबर 15 का वायलेशन हो गया, तो वाई जो है प्रॉपर्टी कोई ओनर नहीं बन सकती, रिमेनिंग इंटरेस्ट इसको नहीं दिया जा रहा है एब्सोल्युटली। तो अगर ये लड़की पैदा होती है तो प्रॉपर्टी वापस ए को चली जाएगी। नंबर 2, अगर इसने ये कहा था कि वाई की डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसी जेड को जाएगी, तो क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया, वाई का प्रायर इंटरेस्ट था, क्यों फेल हुआ, क्योंकि सेक्शन 13 की वायलेशन थी, तो अगर किसी का सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी आप क्रिएट कर रहे हो तो वो भी फेल हो जाएगा, तो जेड को भी एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं जा सकती। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 16। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन नंबर 15 दोनों एक साथ आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, ठीक है, लिख के बताया करो, ठीक है। ऐसे आप बीच में आते हो तो फिर मुझे एडिट करना पड़ता है पूरा वीडियो। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोविजन, जस्ट या इसके साथ साथ देखो सेक्शन नंबर 17 है जो एक्युमुलेशन की बात करता है। एक्युमुलेशन मतलब कि जैसे मान लीजिए मुझे एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी देनी है और प्रॉपर्टी में बहुत सारा इनकम जनरेट होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रॉपर्टी की इनकम को जो है एक्युमुलेट करिए, इकट्ठा करिए, और इकट्ठा होने के बाद वो जो इनकम है वो इस व्यक्ति को आप ट्रांसफर कर देना। तो डायरेक्शंस ऑफ द एक्युमुलेशन की बात है सेक्शन नंबर 17 के अंदर लिखा है, वेयर द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ प्रॉपर्टी शैल बी एक्युमुलेटेड इन होली और इन पार्ट, ठीक है। तो एक्युमुलेशन का प्रिंसिपल सेक्शन 17 के अंदर, कितने मैक्सिमम टाइम तक आप जो है एक्युमुलेशन की डायरेक्शंस लगा सकते हो, तो लिखा है या तो लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर तक, ठीक है, कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो ये कह सकता है कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये प्रॉपर्टी की जो भी इनकम है ये एक्युमुलेट होती जाएगी, या फिर द पीरियड ऑफ 18 इयर्स, ठीक है, विचएवर इज अर्लियर, ठीक है, जो पहले आ जाएगा तब एक्युमुलेशन जो है वो आपका रुक जाता है। अगर आप लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर से ज्यादा के पीरियड के लिए एक्युमुलेशन की डायरेक्शन लगा देते हो, या फिर 18 ईयर से ज्यादा की अगर आप एक्युमुलेशन की डायरेक्शन लगाते हो तो वो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी void, ठीक है। इट शेल नॉट बी लॉन्गर टू द लाइफ ऑफ द ट्रांसफर और द पीरियड ऑफ 18 इयर्स, ठीक है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारी एग्जॉस्टिव सेशंस में हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैं इसको सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन है, एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में से आपको जो है रेंट्स आते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं। आपने कहा कि ये प्रॉपर्टी मैं एक्स को दे रहा हूं, लेकिन एक्स को ये प्रॉपर्टी की इनकम अभी नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? आपने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं इस प्रॉपर्टी की इनकम एक्युमुलेट होती रहेगी, और एक्युमुलेशन के बाद जैसे ही मेरी डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी की सारी इनकम मिस्टर एक्स को दे देना। तो ये जो कंडीशन है ये वैलिड है। लेकिन अगर आप ट्रांसफरर ने ये कह दिया कि ये प्रॉपर्टी की इनकम 100 साल 200 साल तक एक्युमुलेट होती रहेगी, दैट इज मोर देन द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर ये कंडीशन ऑफ एक्युमुलेशन जो है ये इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सो ईदर इट कैन बी द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और इट कैन बी द पीरियड ऑफ 18 इयर्स। समझने के लिए विचएवर इज अर्लियर जो है, जो पहले आ जाए तब तक एक्युमुलेशन चलती है, ठीक है, उसको हम समझते हैं। अगली बात सेक्शन नंबर 17 के ही जो सबसेक्शन 2 है, ठीक है, उस पे अप्लाई होता है। देखो सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई भी डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन जो है वो कब अप्लाई नहीं होगी, मतलब जैसे आप ऊपर टाइम लिमिटेशंस की बात कर रहे थे, लाइफ ऑफ द ट्रांसफर और 18 इयर्स, तो वो डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन किन केसेस में अफेक्ट नहीं करती है। सो दैट इज पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द ट्रांसफर और एनी अदर पर्सन टेकिंग इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर, द प्रोविजन और द पोर्शंस फॉर द चिल्ड्रन और रिमोटर इश्यूज ऑफ द ट्रांसफरर, एंड द लास्ट वन इज द प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पे
मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं आपको कैसे इसको समझना है कि जैसे मिस्टर ए जो है ये इस प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में से रेंटल इनकम आती है 5,000 रुपए। ए ने अपनी ये प्रॉपर्टी एक बी नाम के व्यक्ति को दे दी और ये कहा कि इस प्रॉपर्टी की इनकम को जो है बी इंजॉय नहीं कर सकता, रेदर इस प्रॉपर्टी की इनकम जो है एक व्यक्ति को दिया जाएगा, मिस्टर एक्स को, क्योंकि मिस्टर एक्स से मिस्टर ए ने लोन ले रखा था, ठीक है। एक्स इज अ क्रेडिटर ऑफ मिस्टर ए। तो ए ने कहा कि ये प्रॉपर्टी में आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी की इनकम पे आपका भी कोई अधिकार नहीं है। जब मिस्टर एक्स का लोन पूरा वापस हो जाता है इस प्रॉपर्टी की इनकम से, उसके बाद की इनकम आप एंजॉय कर सकते हो। तो इसके लिए कोई लिमिटेशन जो है, टाइम लिमिटेशन काम नहीं कर सकती। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मिस्टर ए है, प्रॉपर्टी का मालिक है, रेंटल इनकम 5,000 रुपए है। मिस्टर ए ने किसी व्यक्ति से लोन ले रखा था, मान लीजिए वो लोन का अमाउंट है 20 लाख रुपए। तो ए ने कहा है कि ये लोन का पैसा कहां से देना है मुझे, तो प्रॉपर्टी की इनकम जो आती है वो सारी की सारी इनकम क्रेडिटर को देनी है, ठीक है, ताकि वो अपने लोन में इसको सेट ऑफ करता रहे। तो अब ए ने ये प्रॉपर्टी तो बेच दी, लेकिन प्रॉपर्टी की इनकम को वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की इनकम कहां जा रही है, फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे बेशक ए की डेथ भी अगर हो जाती है, उसके बाद भी ये जो पैसा है क्रेडिटर को ही जाता रहेगा जब तक उसका पूरा अमाउंट सेट ऑफ ना हो जाए। नेक्स्ट, जो भी प्रॉपर्टी है, अगर किसी बच्चे के मेंटेनेंस एटसेट्रा के खर्चों के लिए इस प्रॉपर्टी के एक्युमुलेशन की जरूरत है तो वहां पे चला जाएगा, या फिर प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस की या प्रिजर्वेशन के लिए आपने एक्युमुलेशन के ऑर्डर्स पास किए हैं, तो वहां पे भी टाइम लिमिटेशंस जो है वो काम नहीं करती है। तो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 2 is an exception to 17 subsection 1, ठीक है। 17 subsection 1 क्या कह रहा है, एक्युमुलेशन के डायरेक्शन आप दे सकते हो। मैक्सिमम पीरियड्स क्या हो सकते हैं, लाइफ ऑफ द ट्रांसफर और 18 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, ठीक है। वो टाइम कैलकुलेशन एक अलग तरीके से देखी जाएगी। अब इससे ज्यादा अगर आप एक्युमुलेशन करने का ऑर्डर डायरेक्शन दोगे तो वो डायरेक्शन वैलिड नहीं है। लेकिन कब सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं करेगा, अगर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 2 के अंदर जो 3 क्राइटेरियाज रखे गए हैं इनके बीच आपका जो केस है वो चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 17। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज द, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं कि कैसे डायरेक्शन एक्युमुलेशन की पीरियड की कैलकुलेशन की जाएगी। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बना के दे दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जिन्होंने एग्जॉस्टिव सेशंस लगा रखे हैं, आप अपनी नोटबुक उठाइएगा, डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन का जो एरिया है सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन नंबर 19 के साथ मैंने आपको वहां पे पढ़ाया होगा, तो उसको जरूर एक बार गो थ्रू करें, क्योंकि सेक्शन नंबर 19 एक्सप्लेनेशन में जो थर्ड पार्ट आता है वहां से सेक्शन नंबर 17 को रिलेट हमने किया होगा। नेक्स्ट वन इज कि देखो, जैसे हमने अभी समझा ना कि ट्रांसफर जो है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए आप रोक नहीं सकते, ठीक है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी कि यू कैन नॉट टाई अप अ प्रॉपर्टी फॉर एन इनडेफिनिट टाइम। आपने जो टाइम है वो इंडेफिनिट कर दिया कि ये प्रॉपर्टी बंदी रहेगी, कहीं और ट्रांसफर नहीं होगी। सो सेक्शन नंबर 14 ने रूल बता दिया दैट लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर इज प्लस 18 इयर्स मैक्सिमम ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। तब तक ये पीरियड प्रॉपर्टी टाई अप रह सकती है, उसके बाद अनबॉर्न जो है वो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर बनी जाएगा और वो प्रॉपर्टी को अपने तरीके से बेच सकता है या कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन आप किन केसेस में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को फॉलो ना करो वो सेक्शन नंबर 18 ने बताया है। 14, 16 और 17 का एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 18, ठीक है। 14, 16 और 17 का एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 18। लिखा है द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ 14, 16 एंड 17 does not apply in the cases of transfer of property for the benefit of public in the advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other object beneficial to the mankind। तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी को चैरिटी में दे दिया, आपने एक प्रॉपर्टी को किसी रिलीजियस एंडाउमेंट में दे दिया, आपने एक प्रॉपर्टी को एक हॉस्पिटल बनाने के लिए यूटिलाइज करने के लिए दे दिया, आपने एक प्रॉपर्टी पे स्कूल खोलने के लिए बात कर दी फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजन, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, हेल्थ, सेफ्टी या बेनिफिशियल टू द मैनकाइंड, जो भी जनहित के लिए जरूरी चीज है, उसके लिए अगर आप एक प्रॉपर्टी को इनडेफिनिट टाइम के लिए बांध रहे हैं या फिर आप वहां पे जो उसकी इनकम है उसकी एक्युमुलेशन को इनडेफिनिट पीरियड के लिए बांध रहे हैं, तो दैट इज permissible by section number 18। तो section number 18 is an exception to 14, 16 and 17। 14 कहता है rule against perpetuity, 16 कहता है
ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट जो है अगर आगे सब्सिक्वेंट ट्रांसफर्स जो है वो फेल हो जाएंगे अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो चुका है। 17 बात कर रहा है एक्युमुलेशन के प्रिंसिपल्स की। तो तीनों में एक टाइम सीमा, समय सीमा जो है वो रखी गई है, लेकिन किन केसेस में वो समय सीमा काम नहीं करती है वो यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। ठीक है, एनीथिंग व्हिच इज बेनिफिशियल टू द मैनकाइंड। The next one is section number 19 जो vested interest की बात करता है। देखो आपको प्रॉपर्टी पे वेस्टेड इंटरेस्ट मिला है या नहीं मिला है ये हम कैसे समझते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट का ये मतलब नहीं होता कि आप प्रॉपर्टी के कंप्लीट ओनर बन गए। वेस्टेड इंटरेस्ट मींस यू गॉट सम राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी एंड यू कैन एंजॉय दैट राइट्स। ठीक है, सो आपको वेस्टेड इंटरेस्ट मिला है या नहीं हमें कैसा पता लगेगा? तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपका इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, where on the transfer of property and interest there is in created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect। कि ट्रांसफर एग्रीमेंट में बताया नहीं कि कब ट्रांसफर इफेक्ट में आएगा, तो आपको इंटरेस्ट कैसा मिला? वेस्टेड मिला, विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट और स्पेसिफाइंग इट दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ। आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि सामने वाले को प्रॉपर्टी पे एंजॉयमेंट आज से ही मिल रही है या ओनरशिप आज से मिल रही है, तो फोर्थविथ। और ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन। ठीक है, कोई ऐसा इवेंट आपने रखा है जो अनसर्टेन नहीं है, सर्टेन इवेंट है, तो वहां पे इन तीनों सिचुएशंस में हम ये समझते हैं कि आप जो ट्रांसफरी है उसको कैसा इंटरेस्ट दे रहे हो? वेस्टेड इंटरेस्ट दे रहे हो। तीन चीजें पूछ लेते हैं। व्हेन अ पर्सन गेट्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट, when the interest is created without specifying the time, or it is mentioned that the interest is to be transferred forthwith, or on the happening of an event the interest will be there and the event is certain। ठीक है, तो on the happening of the event the person will get a vested interest। इसके साथ साथ इसके नीचे जो explanations हैं और इसका एक next paragraph है that is very much important कि vested interest is not defeated by the death of the transferee before he obtains possession। कि आपने जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी या vested interest दिया, उस व्यक्ति की डेथ हो गई लेकिन उसने अभी तक पोजीशन नहीं होल्ड किया था, तो इससे उसके वेस्टेड इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेस्टेड इंटरेस्ट विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि इट विल डिवॉल्व टू द सक्सेसर्स, लीगल हायर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी। अब इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन बड़े सिंपल फॉर्मेट में बात करता है, अलग अलग तरीके से चार चीजें यहाँ पे रेगुलेट करता है एक्सप्लेनेशन। पहली चीज कह रहा है that an intention that the interest shall not be vested is not to be inferred merely from, कि सिर्फ इस कारण से ये मत समझ लेना कि इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं है, is not to be inferred merely from a provision that the enjoyment thereof is postponed। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने एक व्यक्ति को लीज पे प्रॉपर्टी दी, एग्रीमेंट बन गया, लेकिन कहा कि पोजीशन 10 दिन बाद लेना, तो एंजॉयमेंट इज पोस्टपोन, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसका इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं है। दूसरा कह रहा है और वेयर द प्रायर इंटरेस्ट इन द सेम प्रॉपर्टी इज गिवन और रिजर्व्ड टू सम अदर पर्सन, कि ए ने एक प्रॉपर्टी बी को दी 10 साल की एंजॉयमेंट के लिए, उसके बाद कहा कि सी को ये प्रॉपर्टी चली जाएगी, तो बी का एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सी का इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं है, सी का इंटरेस्ट वेस्टेड ही रहेगा, दो द प्रायर इंटरेस्ट इन द सेम प्रॉपर्टी इज रिजर्व्ड फॉर सम अदर पर्सन। नेक्स्ट कह रहा है where the income of the property is directed to be accumulated until the time of enjoyment arrives। सेक्शन नंबर 17 से बात करेंगे कि आपने व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, लेकिन कहा कि प्रॉपर्टी की इनकम को एक्युमुलेट करेंगे और एक समय सीमा तक आप ये प्रॉपर्टी की इनकम को एंजॉय नहीं कर सकते। सो इफ सच काइंड ऑफ डायरेक्शंस आर देयर, इट डज नॉट मीन यू डोंट हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट वेस्टेड ही रहेगा। और लास्ट कह रहा है that if a particular event shall happen the interest passes to another person। ठीक है, if a particular event happen the interest passes to some other person। आपने एक ए नामने व्यक्ति को बी नाम के व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी और बी को कहा कि जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती है तब तक तुम इस प्रॉपर्टी के मालिक हो। ठीक है, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो एक लिमिटेड इंटरेस्ट है, लेकिन और ये लिख दिया कि अगर तुम्हें कल को जॉब मिल जाएगी तो ये प्रॉपर्टी आगे सी को चली जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको कोरिलेट करेंगे इसके साथ तो लिखा है ना that a particular event happen, what is the event? that is getting a job। ठीक है, the event happen the interest shall pass to another person। तो अगर इस व्यक्ति को जॉब मिल गई तो प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी? सी के पास। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बी का इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं है, बी का इंटरेस्ट वेस्टेड है, दो एक कंडीशन के साथ चल रहा है कि अगर कल इसको जॉब मिल गई तो इसकी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर हो जाएगी, बट इट डज नॉट मीन ही डोंट हैव द वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट लिमिटेड भी हो सकता है, एब्सोल्यूट ओनरशिप के साथ भी हो सकता है। सो दीज आर द जनरल थिंग्स एज फार एज द टीपी इज कंसर्न्ड। ठीक है, सेक्शन नंबर 19 तक के जो बेयर प्रोविजंस हैं
इनकी कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इन क्लासेस में बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम देन यूजुअल वी यूज्ड टू टेक, ठीक है। तो यू हैव टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। किसी में कोई दिक्कत आती है यू कैन टेक अप द रिकॉर्डिंग सेशन, ठीक है, वहां से इसको जो है दोबारा से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी सच डिफिकल्टी इन दैट, बट स्टिल I believe that अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वो जरूर पूछिएगा, वहां पे क्लैरिटी जो वो मिल जाएगी। रेदर अगर मुझे लगता है कि एग्जॉस्टिव सेशन की रिक्वायरमेंट आपको है सुनने के लिए, तो फिर वो एग्जॉस्टिव सेशन का जो लेक्चर है वो मैं कोशिश करूंगा आपको डिलीवर किया जाए, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ आई एम क्लोजिंग द सेशन फॉर टुडे, ठीक है। कल मिलेंगे कंटिंजेंट इंटरेस्ट और उसके बाद जो आगे का एरिया है वो कल डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, ठीक है। यस यस पूछिए। सर कल का टेस्ट पोस्टपोन हो सकता है सर? कल जो है मॉर्निंग में सेशन में क्लासेस शुरू हो रही हैं वापस, ठीक है। तो प्रोबेबली बाय टुमारो 11 साढ़े 11 बजे मेरी कॉन्ट्रैक्ट की क्लास है, तो क्लास में आ जाना, ठीक है। बाकी सर टेस्ट एक्चुअली सर मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, तो सर कल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दांत निकालने के लिए। ठीक है, कोई तो कोई सर इशू नहीं, मंडे तक अगर पोस्टपोन हो सकता ठीक है, पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है है। मंडे को दे देंगे सर। ओके, थैंक्स सो मच। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।